गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम कृतिका पुस्तिका का एक नया पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जो कि तीसरा पाठ है आपका, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले आप पाठ की रूपरेखा जान लीजिए कि लेखिका इस पाठ में क्या कहना चाह रही हैं। लेखिका जो है वो महानगरों की भाव शून्यता। आपने देखा है कि आज का जो मनुष्य है अपने कार्यों में कितना व्यस्त हो गया है कि उसे दूसरे के लिए तो क्या अपने लिए भी समय नहीं है। वो भागम भाग में ही लगा है और एक यंत्रवत जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर जो लेखिका है इस जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा पर जाती हैं, मतलब अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश की यात्रा पर जाती हैं ताकि कुछ बदलाव देखने को मिले। अब इन्हीं यात्राओं के दौरान जो है लेखिका को देश की, अब इन यात्राओं से कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, तो उनको देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में स्थान दिया है। तो ये जो आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, ये भी एक यात्रा वृतांत है जिसमें भारत के, अब यात्रा वृतांत होता क्या है, जब कोई लेखक या लेखिका किसी प्रदेश की या किसी देश की या किसी क्षेत्र की यात्रा पर जाता है तो वो अपने अनुभवों को लिखता है, लिपिबद्ध करता है और हमारे सामने पाठकों को साझा करता है। तो वही यहाँ पर भी इन लेखिका ने क्या, कौन से राज्य की यात्रा की और किसके बारे में वो बता रही हैं, तो वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तो इसको गैंगटॉक भी कहते हैं, गंतोक भी कहते हैं, और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन करती हैं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। पाठ में क्या कहती हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर, अब ढलान मतलब नीचे उतरना, उतार जो होता है, ढलान लेती तराई पर। अब तराई क्या होता है, जो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि होती है उसे तराई कहते हैं। तो कहती हैं कि तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। अब यहाँ पे लेखिका क्या कहती हैं कि जब मैं गैंगटॉक शहर में वहाँ पहुँची तो जब रात्रि का जो वो वर्णन करती हैं, कहती हैं कि गैंगटॉक शहर कैसा है, वो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर है। मतलब ऐसे बादशाहों ने वहाँ पर अपना राज किया है जो मेहनतकश हैं, जो मेहनती हैं, जो परिश्रमी हैं, और उन्होंने अपने परिश्रम के आधार पर इस शहर का निर्माण किया है। वो बताती हैं, कहती हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जब पानी में आसमान के जो वो तारे थे, जो नीचे पानी में जो उनका अक्ष दिख रहा था, जो उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे जो हैं नीचे बिखर गए हों और नीचे टिमटिमा रहे हों और एक झालर सी बना रहे हों। तो वो अपने आप से प्रश्न पूछती है कि क्या था वह। फिर वो उनके बारे में एक चीज़ और बताती हैं कि जो गैंगटॉक शहर है, ऐसा नहीं कि केवल ये रात्रि का ही वर्णन करते हुए कहती हैं कि बहुत खूबसूरत है, इसका सब कुछ सुंदर था। मतलब सुबह भी सुंदर थी, शाम भी सुंदर थी और रात भी सुंदर थी। मतलब गैंगटॉक शहर के सुबह के वक्त भी वो उतना ही सुंदर प्रतीत होता था जितना कि शाम को और जितना कि रात को। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। और कहती हैं कि जब मैं उस चीज़ को, उस दृश्य को देखती हूँ तो वो मेरे अंदर एक सम्मोहन, एक आकर्षण पैदा कर रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर। अब क्या बता रही हैं, उसके आगे वो कहती हैं कि इस दृश्य को देखकर वो मेरे अंदर एक आकर्षण पैदा कर रही थी जिसमें मैं अपने आप को भूल चुकी थी। सारा जो चारों ओर का परिवेश था, जो वातावरण था, वो मुझे अर्थहीन प्रतीत हो रहा था। मेरे अंदर मेरी जो चेतना थी, जो मेरा आसपास था, वो सब शून्य था। ऐसा लग रहा था कि और कुछ भी नहीं है इस सुंदरता के आगे।
अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे, और ये जो सुंदरता है वो बता रही हैं, और वो जो शून्यता बता रही हैं वो कहती हैं कि वो मेरे इंद्रियों के वश में नहीं था, मैं उस जादुई झालर में, उस जादुई रोशनी में खो गई थी। धीरे धीरे एक उजास, उजास का मतलब होता है उजाला, यहाँ पे स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तीमरो कौशेली। अब कहती हैं कि अचानक से एक उजाला मेरे मन में, मेरे हृदय से फूटने लगा, मेरे भीतर से आने लगा, और यकायक मेरे होठों में एक प्रार्थना आ गई। और वो प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तीमरो कौशेली। अब इसका अर्थ क्या है? ये नेपाली भाषा में कहा गया है, नेपाली भाषा की ये बोली है। क्या कहती हैं कि इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अब ये प्रार्थना अचानक इनके ज़ुबान पर कैसे आई? तो कहती हैं कि आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। कहती हैं कि आज सुबह ही एक नेपाली युवती थी, नेपाल की थी, तो उसकी नेपाली भाषा थी, तो वो अपनी प्रार्थना हाथ जोड़कर कुछ कर रही थी, तो अचानक से उसके जो ये बोल थे वो मैंने सीख लिए, मैंने सुने थे, तो वो मेरे दिमाग में घर कर गए। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। फिर वो बताती हैं, आगे का वर्णन करती हैं कि जब मैं सुबह उठी तो अब क्योंकि यात्रा पर आई थी, तो एक युमथांग वहाँ पर एक स्थान है, उसके लिए मुझे निकलना था, उसके दर्शन करने थे। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ़ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। फिर आगे वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सुबह मुझे युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं बालकनी की तरफ भागी। और जब बालकनी से मैं क्यों भागी? क्योंकि किसी ने कहा था कि बालकनी से ये सब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आपका कंचनजंगा की पर्वत दिखाई देती है, पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। फिर वो बताती हैं कि कंचनजंगा, आप लोग जानते हैं कि कंचनजंगा हमारे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहले स्थान पर एवरेस्ट है, दूसरे स्थान पर K2 है, और तीसरी आपकी कंचनजंगा है। तो किसी ने बताया था कि आपको यहाँ से दिखाई देगी। फिर वो कहती हैं, आगे बताती हैं कि यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन मौसम साफ़ था, फिर भी हल्के हल्के बादल आए हुए थे, उन्होंने ढक रखा था। मैं पिछली बार भी यहाँ इसके दर्शन के लिए आई थी, लेकिन पिछली बार भी मुझे कंचनजंगा के दर्शन नहीं हो पाए थे, और इस बार भी नहीं हो पाए। कैसे नहीं हो पाए? कहती है कि जैसे ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे आपने देखा होगा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भी कपाट बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ दर्शन नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही इन बादलों के कपाट लग गए थे, जिससे मैं कंचनजंगा के दर्शन नहीं कर पाई, तो नहीं देख पाई। लेकिन वो बताती हैं कि रकम रकम मतलब भिन्न भिन्न, बहुत तरीके के, कई तरीकों के, रकम के मतलब तरह तरह के फूल मुझे वहाँ दिखाई दिए। इतने सुंदर फूल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। फिर गैंगटॉक से इतनी दूरी पर वो बताती हैं कि युमथांग था जहाँ मुझे जाना था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। अब हुआ क्या? वो कहती है कि हमें युमथांग के लिए जाना था, और युमथांग में क्या था? बहुत सारी घाटियाँ थी, गहनतम घाटियाँ थी हिमालय की, और फूलों से लदी वादियाँ थीं। तो उसने कहा कि क्या मुझे ये सब मिलेंगी?
जितेन नॉर्गे जो था वो उनका ड्राइवर तो था ही था, साथ ही साथ गाइड भी था। गाइड का मतलब होता है कि उस स्थान के बारे में उसको बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो वो अपने पर्यटकों को बताता है। तो यहाँ पर जितेन नॉर्गे उनका ड्राइवर भी था और गाइड भी था, और उनको बता रहा था कि आपको जब रास्ते में आप जब युमथांग के लिए जा रही हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी गहनतम घाटियाँ, मतलब बहुत ही गहरी, गहनतम का मतलब होता है अथाह गहरी, तो घाटियाँ मिलेंगी और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो इसने बड़े उत्सुकता से, बड़े बचकाने मतलब बच्चों जैसी हरकतों से इन्होंने क्या पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी महानता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब आगे वो बताती हैं, कहती हैं कि जगह जगह गदराए मतलब फैले हुए जो पाइन और दूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का वो जायज़ा ले रही थी, उसकी सुंदरता को निहार रही थी। अचानक से उनकी नज़र कहाँ पड़ी, उन्होंने देखा कि एक कतार में, एक पंक्ति में, एक लाइन में वाइट कलर की सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। बौद्ध पताकाएँ मतलब, पताकाएँ का मतलब होता है, एक आपने देखा होगा त्रिकोण होते हैं, 3 कोने से एक झंडियाँ जिसे हम कहेंगे, वो झंडियाँ जो थी फहर रही थी और उनका रंग कैसा था, सफ़ेद था, और उन पताकाओं में कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। फिर वो आगे बताती हैं कि वो किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी, मतलब किसी झंडे की तरह लहरा रही थी, जो कि हमें शांति और अहिंसा की प्रतीक लग रही थी। तो नॉर्गे ने क्या बताया, नॉर्गे ने उसके विषय में ये बताया कि यहाँ पे बुद्ध की बड़ी मान्यता है, मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले अत्यधिक लोग हैं। तो यहाँ पर अगर किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर, मतलब जिस स्थान पर वो रहता है वहाँ से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर, कोई भी एक अच्छी जगह देखकर पवित्र स्थान पर 108 मतलब 108 श्वेत पताकाएँ मतलब सफ़ेद रंग की पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। फिर वो उसके बारे में एक चीज़ और बताता है कि इनको फिर उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। फिर ये भी चीज़ बताता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सफ़ेद रंग की पताकाएँ, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य है, मतलब किसी का जन्म दिवस है, किसी का जन्म हुआ है, किसी का विवाह है या किसी का कोई और अच्छा कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर भी तब भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं। लेकिन अंतर क्या है, तब ये पताकाएँ श्वेत ना होकर रंगीन होती हैं, सफ़ेद रंग की ना होकर रंगीन होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। और नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र कहाँ पर थी, जो इसकी जीप थी, जो इसकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में दलाई लामा की तस्वीर लगी थी। फिर वो पूछती है कि यहाँ पर कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की तस्वीर देखी थी, कई लोगों ने अपने यहाँ पर लगा रखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। फिर आगे कहता है कि हिचकोले खाते, क्योंकि गड्ढे भी थे, अब ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पहाड़ी एरिया है तो होगा ही। तो कहती है कि हिचकोले खाते हमारी गाड़ी जो थी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो जितेन था उसकी जो हंसी थी वो बहुत ही लुभावनी थी, मनभावन थी। वो उसने बताया कि यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं कवि लॉन्ग स्टॉक।
उसके बारे में एक चीज़ उसने और बताई कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस वक्त तो, लेकिन आप देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन हीरो हीरोइन थे और क्या था इसमें। तो गाइड फिल्म की जो शूटिंग थी वो यहीं पर हुई थी। तिब्बत के चीज़ खेबमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। अब संधि पत्र क्या होता है? संधि पत्र का मतलब होता है बेटा, अगर मान लीजिए किसी दो देशों के बीच में राजाओं में युद्ध चल जाए और दोनों ही हार मानने को तैयार ना हो और दोनों की हार ना हो रही हो लेकिन युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे में एक ये पहल करते हैं, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। कुछ नियम कायदे एक राजा बनाता है, कुछ दूसरा राजा बनाता है और दोनों को मिलाकर एक संधि पत्र तैयार की जाता है, जिसमें कहा जाता है कि चलो हम हार तो मतलब हमारी हार तो हो नहीं रही है और जीत भी नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे इतना हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा या इतने सैनिक तुम हमें दोगे, या कुछ आदान प्रदान करके किन्हीं चीज़ों पर कि अब से तुम हमारे साथ युद्ध नहीं करोगे या हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इस तरीके की चीज़ों से एक संधि पत्र तैयार किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे तिब्बत के चीज़बे खेबमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ, मतलब इन लोगों के साथ मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी, मतलब एक यादगार के रूप में भी है। क्यों है यादगार के रूप में? क्योंकि यहाँ पे दो जनजातियाँ रहती हैं। दो कौन सी स्थानीय जातियाँ हैं? लेपचा और भूटिया। तो इनके बीच में भी बहुत सारी लड़ाई, मतलब काफ़ी समय तक, सुदीर्घ मतलब लंबे समय तक काफ़ी झगड़ा हुआ था, काफ़ी लड़ाई चली थी। तो उस लड़ाई के बाद जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक शांति वार्ता की। तो शांति वार्ता कहाँ की थी? एक पत्थर, मतलब वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे इन्होंने शांति वार्ता में अब से युद्ध ना करने की सौगंध ली या जो भी शुरुआत की। तो वो पत्थर जो है उसी यादगार के रूप में, स्मारक के रूप में देखा जाता है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नौर के कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। फिर आगे जब वो बढ़े तो आगे उसने एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र देखा। तो उसने पूछा उत्सुकतावश कि यह क्या है? तो नारगिन ने कहा कि मैडम ये धर्म चक्र है, जिसको इंग्लिश में प्रेयर व्हील कहते हैं, और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो बड़ी हतप्रभ हो गई। उसने पूछा कि क्या? फिर उसने अपने मन में अंदाज़ा लगाया। उसने कहा हमारा देश चाहे जितना भी प्रगतिशील क्यों ना हो, कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चांद तक पहुँच गया है, मंगल तक पहुँच गया है, इतनी तमाम वैज्ञानिक प्रगतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन हर एक मनुष्य, हर एक भारतीय कहीं ना कहीं किसी न किसी आस्था या किसी न किसी विश्वास, अंधविश्वास या पाप पुण्य की अवधारणाओं के साथ, कल्पनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये सोच कहीं ना कहीं हर एक भारतीय के मन में अवश्य है, वरना एक व्हील को चलाने से क्या सारे पाप धुल जाएंगे? ये वैसे ही है बेटा, जैसे गंगा में नहाने से हम कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं, तो वैसे ही इस चक्र को घुमाने से, इस धर्म चक्र को घुमाने से कहा जाता है, ये मान्यता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय।
फिर आगे वो बताती हैं कि धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। तो ऊंचाई में क्या होता है, बस्तियां कम मिलती हैं। तो जब नीचे की ओर झांक रही थी तो बताती है कि जो बाजार था, जो लोग थे, जो बस्तियां थी वो पीछे छूट रही थी। और परिदृश्य, वो परिदृश्य का मतलब है जो चारों ओर का दृश्य था, वहाँ से उस चारों ओर के दृश्य से जो उसको अभी तक स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ दिख रही थी, पीठ पर भारी भरकम काटन, अब काटन क्या होता है, जो गत्ते का डिब्बा होता है, उसको ढोते हुए बहादुर नेपाली बच्चे दिख रहे थे, जो अब तक वो अब गायब हो गए, वो अब उसको नहीं दिखने लगे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब ऊंचाई से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो जितनी दूर आप पहुंचते जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर हर चीज़ छोटी नज़र आती है। तो वैसे ही वो जो घर थे वो ताश के तरह छोटे छोटे और पेड़ पौधों के बीच तो और भी ओझल होते दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। फिर कहती हैं, हम ऊंचाई में जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो अभी तक हिमालय छोटा दिखाई दे रहा था, अब हम उसके नज़दीक जा रहे थे तो वो अपने विराट रूप में मतलब बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। कहती हैं, उसके आगे कहती हैं कि या जो हिमालय हम जिसके दर्शन करने जा रहे थे वो इतना सुंदर था कि पल पल ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप में ही परिवर्तित हो रहा है। इसमें हर पल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा है। मतलब अगर ये एक हिस्सा सुंदर लगता था तो दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता था, और तीसरी बार देखने पर वो और भी नया आकर्षक अपनी ओर आकर्षण पैदा करने वाला लगता था। देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगीं, वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। फिर कहती हैं कि जो अब देखते देखते क्या हो गए, रास्ते वीरान हो गए। अब क्योंकि चहल पहल कम हो गई, जनता नहीं दिखने लगी, कम हो गए लोग, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। अब जो आपने देखा होगा कि पहाड़ी जो रास्ता होता है वो संकरा होता है। संकरा का मतलब होता है नैरो, जहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल से कोई किसी गाड़ी को ले जाना मतलब आसान हो। तो यहाँ पर वो वही बता रही हैं, कहती हैं कि अब जो रास्ते थे वो और भी ज़्यादा पथरीले होने लगे, घुमावदार होने लगे जलेबी की तरह, और विशालकाय हिमालय और भी ज़्यादा विशालकाय लगने लगा। और जो नीचे झांकते थे तो नीचे जो घटाएं थीं वो गहराती हुई पाताल जैसी लगने लगी थीं। वादियाँ जो थीं वो चौड़ी दिखने लगी थीं। अब बीच बीच में जब रास्ते से वो गुजर रहे थे तो बीच बीच में उनको रंग बिरंगे फूल बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। शिद्दत का मतलब होता है बड़ी तीव्रता या प्रबलता या फिर अधिकता। तो शिद्दत से मुस्कुराने लगे मतलब वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो फूल भी हमारा अभिनंदन, हमारा स्वागत कर रहे हों। उन भीमकाय पर्वतों के बीच, अब भीमकाय का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, तो उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था कि हम किसी सघन का मतलब होता है बहुत ही घना हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो घाटियों और पर्वतों के बीच से जब वो निकल रहे थे, इतने ऊंचे ऊंचे भीमकाय पर्वत थे, तो उनसे गुजरते हुए कहती है कच्चा पक्का रास्ता था, कहीं पे पक्का था, कहीं पर कच्चा था। मतलब कहीं पर रोड बनी हुई थी, कहीं पर नहीं बनी हुई थी, कहीं पर गड्ढे थे। तो वहीं से हम जब गुजरते हुए हिचकोले खाते हुए हम सघन हरियाली वाली गुफा के बीच से निकल रहे थे। अगला पृष्ठ देखिएगा। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। अब हुआ ये कि वो गाना गा रहे थे। आपने ये गाना नहीं सुना होगा, आप सुनिएगा, ये बहुत पुराना गाना है, तो बहुत अच्छा मधुर गीत है। तो यही गीत ये सारे सैलानी जो थे, सैलानी का मतलब है जो घूमने वाले, जो पर्यटक होते हैं, वो गा रहे थे, पर मैं मौन थी। कहती है मैं शांत थी, सब तो गा रहे थे लेकिन मैं बिल्कुल शांत थी, मैं मौन थी किसी ऋषि की तरह।
मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। फिर आगे वो क्या कहती हैं कि सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, गीत गा रहे थे, लेकिन मैं शांत थी। मैं शांत क्यों थी? क्योंकि मैं इस सारे परिदृश्य को, इस चारों ओर के जो वातावरण था, जो परिवेश था, उसको अपने भीतर समा लेना चाहती थी। मैं हर एक चीज़ को निहारना चाहती थी, और जो ऊपर से झरझर करते जो जलप्रपात थे, जो झरने थे, वो ऐसा उनका जो जल था वो दूध की धार की तरह प्रतीत हो रहा था। वो इतना सफ़ेद लग रहा था, इतना स्वच्छ लग रहा था कि उनको मैं बार बार निहारना चाहती थी। और नीचे कहती हैं, नीचे जब मैंने देखा तो नीचे भी कल कल बहती हुई ऐसा लग रहा था जैसे वो इठला रही हो, बलखा रही हो तिस्ता नदी को मैं देख रही थी, जो तिस्ता नदी सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी। कहती है जब हमने सिलीगुड़ी से आना शुरू किया था तो सिलीगुड़ी से ही वो नदी हमें दिख रही थी, लेकिन वो इतनी सुंदर, यहाँ पे इसकी सौंदर्यता जो थी पराकाष्ठा पर थी, मतलब अपनी चरम सीमा पर थी। इतनी सुंदर वो मुझे अभी तक नहीं लगी थी, और इतनी सुंदर नदी आज मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, मैं बहुत ही उत्सुक थी, खुश थी, पुलकित थी, और ऐसा लग रहा था कि इस सारे दृश्य को देखकर मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ, मतलब मेरे मन का सारा भार जैसे कम हो गया हो। मैं बिल्कुल पंखों की तरह, चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही थी। फिर आगे कहती हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। फेन का मतलब होता है झाग। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। हाँ, अब आगे वो कहती हैं कि मैंने फिर उनको नमन किया, क्योंकि हिमालय के पास आ गई थी तो हिमालय को सलामी देनी चाहिए। क्या बोला? मेरे नगपति मेरे विशाल। अब उसके वो मतलब उनकी आराधना कर रही हैं। तभी कहती है कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरी नज़र कहाँ पर पड़ी, एक झरना गिर रहा था जो पूरे वेग के साथ, मतलब पूरे अपनी ताकत के साथ, पूरी कहने का मतलब है कि पूरे जो तेजी के साथ क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे गिर रहा था। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आप देखते हैं, अगर आप कभी जाते हैं झरनों को देखते हैं तो धुआं प्रतीत होता है या झाग प्रतीत होता है, तो वैसे ही इसको भी वो चीज़ें दिखाई दे रही थी। और इन चीज़ों को देखकर वो कहती है कि इन चीज़ों को देखकर क्या हुआ, लोगों ने भी इस दृश्य को कैद करना चाहा। फ्लैश चमकने लगे, मतलब कैमरे जो थे वो लोगों ने अपने कैमरों में इन खूबसूरत लम्हों को कैद करने में वो मशगूल हो गए। फिर उसने क्या बताया, जो उनका गाइड था उन्होंने कहा कि इसको कहते हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। आप जानते हैं बेटा, जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं उनमें 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि कौन कौन से वो राज्य हैं। तो यहाँ पर जो ये वाटरफॉल था इसका नाम ही दे दिया गया था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो अब वो कहती हैं, मैं अब सब तो कैमरे में उस चीज़ को कैद कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे किसी अभिशप्त, मतलब जो श्रापित होता है उसकी तरह मैं इस बिल्कुल
बिल्कुल शांत मौन होकर एक राजकुमारी सी इस बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ, जो झरने का संगीत चल रहा था, जो झरने की ध्वनि आ रही थी, उसी से अपने मन की ध्वनि से, अपनी आत्मा की ध्वनि के साथ उस संगीत को सुनने लगी। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, मैंने अपने पैरों को इस बहती जलधारा में डुबोया, और जैसे ही डुबोया तो अंदर तक भीग गई। कहने का अर्थ है कि मेरे मन तक वो मुझे भिगा गई। कहने का अर्थ है वो मुझे इतना खुश कर गई। जो मेरा मन था वो काव्यमय हो उठा। काव्यमय का मतलब है वो मेरे हृदय से उसके लिए क्या होने लगी, कविताएं फूटने लगी, शब्द निकलने लगे, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। फिर आगे वो बताती हैं कि क्या हुआ, जीवन ये जो झरना था वो ऐसा प्रतीत, क्योंकि ये आज से नहीं बह रहा है, ये कई वर्षों से, कई समय से, कई सदियों से ये बहता चल रहा है। तो किस चीज़ का प्रतीक है? ये जीवन की अनंतता का प्रतीक है। मतलब ये अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत नहीं होता। तो ये हमें संदेश दे रहा है, ये जीवन की अनंतता का प्रतीक है। और अनूठे अद्भुत क्षणों में मुझ में भी एक शक्ति का एहसास करा रहा था। फिर कहती है कि ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने राज्य से बहुत दूर यहाँ पर दूसरे राज्य में आई हूँ, बहुत से चीज़ों को, सरहदों को पार करती हुई इस धारा की तरह भी मैं भी बहने लगी हूँ। और इस धारा में जब मैंने पाँव डुबोया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जितनी भी सारी तामसिकताएं हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, तामसिकता का मतलब होता है जो कुटिल भाव हैं, जो तमोगुण से युक्त हैं, ठीक है, जो बुरी भावनाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो दुष्ट वासनाएं का मतलब होता है इच्छाएं, तो जो मेरी दुष्ट इच्छाएं हैं वो सारी इस निर्मल धारा में, निर्मल का मतलब है इसमें मल ना हो, जिसमें गंदगी ना हो, जो स्वच्छ हो, जो पवित्र हो, तो इस निर्मल धारा में बह गई हैं। मन हुआ कि मैं ऐसे ही मतलब यहाँ बैठी रहूँ, अपने पाँव को डुबोए रहूँ और इस झरने की पुकार को, इस झरने की ध्वनि को अपने मन की ध्वनि से मिलाती रहूँ। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो जितेन था, जो इनका गाइड था, उसने मुझे मतलब एहसास कराया कि उठो, मुझे ठेलने लगा, मुझे मतलब उसने हल्का सा धक्का दिया। उसने कहा कि उठो, इससे आगे भी बहुत सारे सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर नज़ारे तुम्हें देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। फिर कहती है अनमनी सी, कहती है मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था वहाँ से उठने का, लेकिन मैं उठी। और थोड़ी देर बाद ही कहती है कि जैसा दृश्य वहाँ देख रही थी वैसा ही ऊपर जब चढ़ते वक्त भी मुझे वही सारे दृश्य, आत्मा को शांति देने वाले, आँखों को शांति देने वाले, सुख देने वाले दृश्य दिखने लगे। और इतनी हरियाली थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मोटा कालीन, जो है मोटा कालीन उसमें बिछा दिया हो, और हरे रंग में, मतलब जो वृक्ष हैं, जो पर्वत हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, उसने भी क्या कर लिया है, एक मोटा कालीन हरे रंग का ओढ़ लिया हो, जो कहीं कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए था, और कहीं कहीं जो प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। कहीं कहीं पर कहती है कि जो पथरीले जो मैदान था वो ऐसा लग रहा था जैसे
कहीं पर प्लास्टर उखड़ा दीवार होता है, तो प्लास्टर उखड़ी जो दीवार होती है उसी की तरह कहीं कहीं पर वो पथरीला नज़र आ रहा था, कहीं पर पीलापन नज़र आ रहा था, कहीं पर हरे रंग की मोटी चादर ओढ़े वो हरियाली नज़र आ रही थी। और अचानक ही देखते चारों ओर के परिवेश से वो सब छूमंतर हो गया, मतलब वो पीछे छूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी और वो गायब हो गया हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। कैसे वो गायब हो गया? वो कहता है कि अचानक से बादल आ गए और उन बादलों ने उस दृश्य को घेर लिया। अगला पृष्ठ देखेंगे। चित्र लिखित से मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर फिर कहती है, हाँ, थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हों। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अब वो कहती हैं कि चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती आ रही थी। माया और छाया मतलब ये जो सारा दृश्य था उसको माया कहा गया है और बादलों ने जो उसको घेर लिया था तो उसको छाया। कहती है कि माया और छाया का खेल चल रहा था। अचानक से बादल आ जा रहे थे तो वो दृश्य छूमंतर हो जा रहा था और जैसे ही बादल छटते थे तो वो दृश्य दृश्यमान हो जाता था। तो चित्र लिखित सी मतलब जैसे मैं स्तंभित होकर, बिल्कुल जैसे चित्र लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, तो चित्र से मैं उसको देखे जा रही थी, अपने आँखों में इन सारे दृश्य को भर लेना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे बड़ा बनाने के लिए, मुझे समझदार या मुझे चतुर बनाने के जीवन रहस्य को समझा रही हो कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही माया और छाया का खेल लगा रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। फिर वो कहती है जो बादल थे, जो बादलों ने घेर रखा था, तो वो छट गए, वो हट गए। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। फिर एक जगह पर जीप भी रुकवा दी गई। फिर कहती है मैंने गर्दन घुमाई तो सब ऐसा जन्नत, वो एक स्वर्ग लग रहा था। चारों ओर इतनी खूबसूरती थी कि वो स्वर्ग से भी कम नहीं था। अब जहाँ देखो वहाँ पर खूबसूरती ही खूबसूरती थी। तो वो जो खूबसूरती किन चीज़ों से थी? पर्वतों से थी, झरनों से थी, फूलों, घाटियों, वादियों के जो दुर्लभ नज़ारे थे वो अपने आप को निरंतर अनुभूति दे देने वाले थे। वहीं पर कहीं एक जगह पे लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम 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 मतलब धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चेरवती 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 मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर वो कहती हैं कि आगे वो बताती हैं कि समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। आश्चर्य से वो कहती हैं, आश्चर्य में कहती हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्षण भर में ही कितना चीज़ें बदल जाता है। अब जो ये सतत प्रवाहमान है, जो इतने सदियों से ये प्रवाहमान बहते हुए जो झरने हैं, नीचे जो वेग से बहती हुई तिस्ता नदी है, जो सामने उठ रहा धुंध है, उसमें जो मंडराते आवारा बादल हैं, इतनी धीमे धीमे जो हवा हिलोरे ले रही है और यहीं पर जो अपनी सुगंध फैला रहे हैं प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, मतलब सब अपने अपने हिसाब से सुंदरता वहाँ की बढ़ा रहे हैं। चेरवती चेरवती इसका मतलब है कि चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद का मतलब होता है हमारा अस्तित्व। तो
समय के इसी सतत प्रवाह में जो जैसे समय चल रहा है, तो समय के साथ साथ हमें भी चलते जाना है। तिनके सा बहता हमारा वजूद। और जैसे अगर आपने देखा होगा पानी का जहाँ पे बहाव होता है, वहाँ पे अगर आप तिनका डाल देंगे तो तिनका भी धीरे धीरे उस पानी के बहाव के साथ बह जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे लेखिका कहते हैं कि हमें भी समय के साथ धीरे धीरे अपने अंदर भी परिवर्तन करना चाहिए। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। फिर देखो अचानक क्या हुआ। अभी तक तो वो सुंदरता की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं इसमें एकात्म होना चाहती हूँ, इसमें अपने आप को खो देना चाहती हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरी बाहर और अंदर की जो रेखा है वो मिट गई है, मेरी आत्मा की सारी खिड़कियाँ खुल गई हैं, वो जो मुझे ईश्वर के निकट पहुँचा रही हैं। ईश्वर और मैं अपने आप को इतने सन्निकट पा रहे हैं। और मेरे मुँह से फिर से वो प्रार्थना जो इसने सुबह सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, वो फिर से यकायक मेरी ज़बान पर आ गई है और मैं उसको गा रही हूँ। लेकिन अचानक वो जो अतीन्द्रिय था, मतलब जो इंद्रियों से परे वो जो संसार था जहाँ मैं खो गई थी, वो टूट गया, वो खंड खंड हो गया, वो टूट गया। कैसे टूटा? जैसे एक सूखी टहनी टूट जाती है, तो वैसे ही ये भी मेरा वो संसार भी जो अतीन्द्रिय का संसार था वो भी खंड खंड हो गया। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? देखिए, दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। मैंने समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आंठे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको जो कि बड़ी टोकरी होती है, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रहे थे। अब क्यों तंद्रा टूटी? उनके तंद्रा टूटने का क्या मतलब था? वो कहती हैं कि ये तंद्रिल अवस्था में ही, मतलब क्यों ऐसा हुआ? तंद्रिल मतलब होता है नींद में होना। वो नींद में वो जो खो गई थी, उसमें अचानक से ऐसा लगा जैसे इनके पाँवों पर किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। क्या इन्होंने देखा था? इन्होंने देखा कि जहाँ चारों ओर इतना सौंदर्य है, अद्वितीय सौंदर्य है, जैसा दूसरा कोई ना हो। अद्वितीय का मतलब है जिसके समान दूसरा ना हो। इतना सुंदर सौंदर्य के परे कुछ पहाड़ी जो औरतें थीं, वो क्या कार्य कर रही थी? वो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। जो उनके कोमल हाथ थे उनमें कुदाल थे, हथौड़े थे, और कईयों ने तो अपनी पीठ पर बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को भी बांधा हुआ था। कहने का अर्थ है कि वो इतना परिश्रम कर रही थी। किस लिए? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी, मतलब वो इतना पारिश्रमिक कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, मतलब स्वर्ग के समान सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। अब देखो हुआ क्या। वो कहती हैं कि मैं इन चीज़ों को देखकर बिल्कुल अंदर तक झकझोर उसने मुझे दिया। वो ऐसा कार्य क्यों कर रही है? क्योंकि भूख, मौत, दैन्यता और जिंदा रहने की जो जंग है उससे वो लड़ रही हैं। मातृत्व मतलब बच्चे को भी लादी हैं, अपने माता का भी धर्म निभा रही हैं और श्रम भी कर रही हैं। श्रम साधना और मातृत्व दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
कहती है वहीं पर एक कर्मचारी था बीआरओ रोड का, मतलब जो रोड का काम करता है, जो रोड बनवाने का काम करता है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी था। तो उससे मैंने पूछ लिया कि बताओ ये क्या हो रहा है। तो उसने भी अब मज़े के अंदाज में उसने कहा कि ये जो आप रास्ते तय कर रही हैं ना, जो आप हिमालय तक जाना चाहती हैं, उन रास्तों को किसने बनाया है? इन पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर वो रास्ता इन्हीं पहाड़ियों ने तो चौड़ा किया है, इन्होंने ही तो तोड़ तोड़ कर काट काट के ये रास्ते बनाए हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, मतलब अचानक निकला। वह संजीदा हो गया, फिर वो भी गंभीर हो गया। संजीदा मतलब वो भी गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य मतलब जिसको साधना कठिन हो, जिसको करना मुश्किल हो। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार में छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो वो भी जब इसने पूछा तो वो भी फिर थोड़ा सीरियस हो गया, संजीदा हो गया। उसने भी बोला कि हाँ, खतरनाक तो होता ही है, क्योंकि अभी पिछले महीने की जान भी चली गई थी। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर रास्ता बनाना तो कठिन कार्य है ही। पहले हम क्या करते हैं, डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा देते हैं, फिर वो जो बड़े बड़े टुकड़े और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उन्हीं को एक बाड़े के रूप में फिर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, एक लंबी पट्टी की तरह बिठाया जाता है। जो बड़े बड़े पत्थर बच जाते हैं उनको हाथ से तोड़ा जाता है, उनको छोटे छोटे रूप में बदला जाता है। तो और अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी आपसे लापरवाही हो गई, तो सीधे फिर आप नीचे जा गिरेंगे, मतलब पाताल प्रवेश होगा। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका अर्थ है कि आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। कहने का मतलब ये है कि ये रास्ते बनाने आसान नहीं हैं, लेकिन इंसान ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से मौत को भी झूठला ठहरा दिया है, और यहाँ पर इन रास्तों पर भी जाने योग्य, मतलब जाने लायक रास्ता का निर्माण किया है, रास्ते का निर्माण किया है। एकाएक अचानक, मतलब मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। मतलब अब मानसिक चैनल बदला, मतलब मैं पीछे बैक में चली गई, मन पीछे घूम गया। इसी तरह एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। अब मतलब वो जहाँ पिछली यात्रा वृतांत का यहाँ पे बात कर रही हैं, कहती हैं कि एक बार मैं पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी, तो पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ थीं। अब जैसे यहाँ पर भी वो क्या कर रही हैं, डोकों में, मतलब अपने जो टोकरी है उसमें अपने बच्चे को रखी हैं, तो वैसे ही यही चीज़ अब कहती हैं कि मैंने वहाँ उन जंगलों में देखा था, जो पत्तों की तलाश में क्या कर रही थी, एक जंगल से दूसरे जंगल, मतलब वन वन डोल रही थी। वो आदिवासी युवतियाँ थीं, उन्होंने भी अपनी पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधा था। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। ठाठे मतलब छाले, क्या कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। फिर कहने लगी कि मुझे वो पुरानी चीज़ें याद आने लगी। मैंने उनकी जो वो युवतियाँ थी, जो आदिवासी युवतियाँ थी, उनके फूले हुए पाँव थे, और वैसे ही यहाँ पे इन पहाड़ियों के हाथों में क्या थे, छाले पड़े हुए थे। तो कहानी तो एक ही थी, मतलब जिनको मेहनत, जिनको बना बनाया चीज़ मिलता है तो सारी मलाई एक तरफ, और दूसरी तरफ इन जो मेहनत कर रहा है उसको सारे आंसू मिलते हैं, अभाव मिलता है, यातना मिलती है और वंचना मिलती है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें या नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। और जब मैं उन चीज़ों को
महसूस कर रही थी तो मुझे दुख हो रहा था। और तभी मेरी एक सहयात्री थी जो मेरे साथ यात्रा कर रही थी, उसका नाम मणि था और जितेन तो हमारा ड्राइवर था ही। तो वो खोजते खोजते मुझे आए और मुझे बहुत परेशानी में देखकर, खोए हुए देखकर जितेन ने कहा कि अरे ये क्या देख रही हैं आप, ये जो जनता है ये तो आम जनता है, ये तो आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में हर जगह देखने को मिल जाएगी। आप जिस चीज़ के लिए आई हैं, जिस चीज़ों के लिए आपने पैसा खर्च किया है पहाड़ों की सुंदरता के लिए, तो उसको देखिए। तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। वेस्ट एट रिपेइंग मतलब जिसका हम कुछ नहीं बदले में दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो कहती हैं, आगे बताती हैं कि मन ही मन सोचा मैंने कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। अभी तक जो लेखिका उनको देखकर इतनी दुखी हो रही थी, उनके बारे में इतना सोच रही थी, जब जीप की ओर मुड़ने लगी, जब जितेन और मणि उसको लेने के लिए आए, तो जब वो जीप की ओर मुड़ने लगी तो उसने पीछे देखा। उसने क्या देखा? जो वो श्रम सुंदरियाँ हैं, जो वो पत्थर तोड़ रही हैं, युवतियाँ हैं, उनकी आपस में कोई बात हुई होगी, वो किसी बात को लेकर खुश हुई होंगी, हंसने लगी होंगी, तो वो इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि लेखिका को वो भीतर तक सुकून दे गया। उसका जो अभी तक वो तार जो हृदय था, वो जो खंडर बना हुआ था, वो अचानक से ताजमहल बन गया। कहने का अर्थ है कि वो उनकी खुशी में अपने आप को शामिल करने के लिए खिलखिला उठी। उसको लगा कि हाँ, ये कम से कम अपने जीवन से खुश तो हैं। तो इससे वो बहुत खुश हो गई। फिर बेटा आगे देखेंगे। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम पर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे मतलब मोड़ेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर दिखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, मतलब अपने पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब जैसी वो आगे की ओर बढ़े तो आगे उनको एक मोड़ मिला। उस मोड़ में इन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो जितेन ने कहा कि ये जो बच्चे हैं, इनका डेली का ये रूटीन है कि ये 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल पहुँचते हैं। तो जो मणि थी इनके साथ, उसने कहा कि अरे इनके क्या स्कूल बस नहीं है? तो वो हंसने लगा। उसने कहा, आप क्या इसको मैदानी इलाका समझ रही हैं? तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई वर्बीला मतलब कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है। यहाँ पे तो आपको पैदल ही सारी चीज़ें तय करनी हैं। और दूर एक ही स्कूल है, काफ़ी नीचे है, और दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल से आने के बाद बहुत सारे कार्य भी करते हैं, घर के कार्य भी करते हैं, मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों को लेकर आते हैं, तो और भी भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। ये कार्य तो मैंने भी किया है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता ऐसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो वो संकरे होते जा रहे थे, और जो रास्ता था वो और भी क्या हो रहा था, नैरो होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इंच टेप से नाप कर ये रास्ता बनाया है कि एक जीप ही निकलने के लिए रास्ता बना हो। अगर मान लो थोड़ा सा भी हल्का सा
टेढ़ा हुआ या हल्का सा आपने और खिसकाया तो सीधे आप नीचे आकर गिरेंगे। और जगह जगह क्या चेतावनियाँ लिखी थी, आप जिसने देखा होगा, जैसे नैनीताल भी जाते हैं या आप किसी दूसरे एरिया में पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो रास्ते में लगा रहता है ना कि धीरे चलाएं, बच्चे आपका घर में इंतज़ार कर रहे हैं, सेफ्टी से चलाएं, कई चीज़ें लिखी होती हैं, चेतावनियाँ लिखी होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखा था कि धीरे चलाएं। थोड़ा और आगे बढ़े